अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अभी हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था और 4.3 को एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन तक सॉल्व करने को कहा था। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों को प्रॉब्लम कर रही थी, मैं उन चीज़ों को अभी आपके साथ डिस्कस कर दूँ। एक तो चीज़ है कि अगर मेरे पास जैसे ये सी आ जाता है और दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब यहाँ पे बच्चे इस सी को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट में अब जब एक जो अमाउंट है, जब वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो दोबारा उसको दूसरी या तीसरी या चौथी अमाउंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। तो इस सूरत में फिर हमने देखो यहाँ पे अगर सी को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो या तो पहले इसको इस ब्रैकेट से कर दो या इस ब्रैकेट से कर दो, यानी किसी एक ब्रैकेट से कर दो। अब इसी तरह मैं आपको मशवरा ये दूंगा, जैसे मैं अभी नीचे सॉल्व करने लगा, आप लोग ऐसे करना। अब ज़ाहिर है इस जगह पे इधर भी कुछ चीज़ें होंगी और इधर भी कुछ चीज़ें होंगी, मगर मेरा कंसर्न यही है ताकि नेक्स्ट अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने लगा। सबसे पहले मैं एक्स लिखूंगा, x+2 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, x+2 लिख दूंगा, सी एक्स के प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ये दोनों मेरे पास लाइक टर्म है, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये चीज मेरे पास जो आ रहा है। अब मैं सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यानी आप स्टार्टिंग के अंदर करने की बजाय अगर तुम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो और बाद में आके इसकी मल्टीप्लिकेशन को पूरा परफॉर्म करो, तो आपके पास ये जो प्रोसेस है बहुत ईजी और आसान हो जाएगा। तो इसमें गलती के भी चांसेस कम होंगे। इसी तरह जो एक प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को आ रही थी, ठीक है। अब इसी तरह की एक मैं और इक्वेशन लिख दूंगा, इससे मिलती जुलती है मगर उससे डिफरेंट है, जो बाद में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो इक्वेशन है, इसके अंदर दो टर्म्स है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, जबकि यहाँ पे ये सारी की सारी एक ही टर्म है। अगर आपको टर्म की डेफिनेशन याद होगी जो मैंने जूनियर क्लासेस में आपके साथ शेयर की थी, कि पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है वो टर्म को क्रिएट करता है, और अगर हमारे पास कहीं पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाएगी तो वो सारी का सारा हिस्सा एक ही गिना जाएगा। बेशक देखो यहाँ पे प्लस है, मगर चूंकि ये डिवाइड टू इन दोनों के साथ कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये सारे का सारा हिस्सा एक ही टर्म गिना जाएगा। और जबकि यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है, तो अब जब मैं इसको इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ मुझे इस टर्म को उठा के दूसरी साइड पे लेके आना है। ये मेरे पास आ जाएगा 5/2 प्लस b। जबकि यहाँ पे मैं ये करूंगा, पहले 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, यानी इनके कॉमन डिवाइजर को इधर लेके जाऊंगा, ताकि कॉमन डिवाइजर खत्म हो तो फिर मैं ऊपर किसी टर्म को सॉल्व करने की कोशिश करूं। तो ये 0 आ जाएगा, 5 प्लस बी आ जाएगा, 0 2 मल्टीप्लाई होगी 0। अब मैं 5 को उठा के इधर लेके आऊंगा, तो ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये मेरे पास से बी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग कर रहे होते हो तो फिर इस बात का ख्याल रखा करो कि किस तरह के ऑपरेट जो है वो हमें करने हैं। अभी हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, जो मेजर हमारा आज का टॉपिक है। मैंने आपसे कहा था कि मैं 7 और 8 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है, मगर मैंने आपको छोटा सा एक होमवर्क करने को कहा था, ठीक है। वैसे तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे थे, मगर मैंने कहा था कि आप मुझे बताओगे कि ये चीज किसकी इक्वल होती है। ये मैंने इसलिए कहा था कि अगर मैं अपने चैप्टर के स्टार्टिंग मेजर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूँ, देखो मेरे पास, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास रिपीटेड लीनियर हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, रिपीटेड क्वाड्रेटिक होंगे, मगर मैंने कभी भी क्यूबिकल या पावर 3 वाले फैक्टर भी आपके साथ कोई भी ऐसे डिस्कशन में नहीं लेके आया था, मगर इन दोनों क्वेश्चन पे हमारा क्यूबिकल आ गया। अब यहाँ पे जो चीज मुझे आपको बतानी है, ये जो क्यूबिकल फैक्टर है ये रिड्यूस हो सकता है। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे 4.1 में से मैंने आपको ये इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये रिड्यूस हो सकता है, कैसे? जब मैं इसके ऊपर डिफरेंस फार्मूला लगा दूंगा, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 की सूरत में अब मैं इसको हल कर सकता हूँ, ये आपको समझ भी आ जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने आपको ये फार्मूला लिखा कि अगर मैंने इसको रिड्यूस करना है तो मुझे इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए, इसको मैं रिड्यूस कैसे करूंगा। तो ये फार्मूला था, इक्वल होगा a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अभी हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहीं से फिर हम अपना स्टार्ट ले लेते हैं और मैं आपको सारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ हम इसके सोल्यूशन की तरफ कैसे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, so it is a proper fraction। उम्मीद है जब मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ तो आप इसकी वजह भी जान गए होंगे। देखो ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, जबकि नीचे हाईएस्ट डिग्री 3 है। न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे मुझे अपने फैक्टर देखने हैं। क्योंकि ये क्यूबिकल है और ये रिड्यूस हो सकते हैं, तो ये कैसे रिड्यूस होंगे वो देखो मैं साइड पे लिख रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये पहले आ जाएगा x प्लस 1 यानी a प्लस बी, ये वाला। फिर नेक्स्ट x का स्केयर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। तो अब इसकी जो मुकम्मल सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। सो ये जो सा है वो एक्स क्यूब प्लस 1 दो फैक्टर में तब्दील हो जाएगी। तो सबसे पहला काम, अब देखो मैंने x प्लस 3 को एक्स क्यूब प्लस 1 को रिड्यूस कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। न्यूमरेटर में मुझे कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, वो मेरा काम फिनिश है। अब नेक्स्ट इन जो डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास है, ठीक है, फैक्टर, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे पार्शियल फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। अब आपको याद होगा यहाँ से देखो हमारी स्टेपिंग स्टार्ट हो गई है। पहला स्टेप मैं कर चुका हूँ वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। दूसरे के लिए अब मैं देखो अपने डिनोमिनेटर्स को लिखूंगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 और साथ में आ जाएगा एक्स के माइनस एक्स प्लस 1। अब मैं इनको जोड़ूंगा प्लस के साइन से। यहाँ पे x की पावर 1 है तो ऊपर 8 लिखा जाएगा, x की पावर 2 है तो b x प्लस c लिखा जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब जो प्रोसेस होगा वो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। और अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी यहाँ पे दे देता हूँ। मैं क्या मैं न्यूमेरिक्स यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ रही है। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो साथ साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करता हूँ लिखते हुए। मेरे याद आ रहा है, मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो एक तो चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेटा आप लोग अपनी डेफिनेशंस को प्रॉपरली रिवाइज करते रहो, वो बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे आज हमारे क्वेश्चन के स्टार्ट में ही मैंने जब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया, तो अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आपको इसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होगी। और एक चीज और जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चे भी जो लेट स्टार्ट हो रहे हैं हमारे साथ, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आज सारे के सारे लेक्चर जो उनसे हैं वो पीछे से अच्छे से सुनो, ताकि जो मैं नया लेक्चर जब आपको दे रहा होता हूँ तो आपको चीजों को समझने के अंदर आसानी हो। तो कहीं ऐसा नहीं होगा अगर आप दरमियान से स्टार्ट करोगे, तो जब आप दरमियान में स्टार्ट करोगे तो मेरी बात को मुकम्मल तौर पे समझ नहीं पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें फिर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बार बार वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अगर पीछे से स्टार्ट ले लो, लेक्चर 1 से, कोई बात नहीं अगर आप लेट हो गए हो, मगर लेक्चर 1 से स्टार्ट लो, ताकि आपको प्रॉपरली सारी टर्म्स जो मैं यूज़ नेक्स्ट कर रहा हूँ उनके बारे में अच्छे तरीके से बात समझ में आए। सो कटिंग क्वेश्चन की तरफ वापस आए, ये दोनों फैक्टर काटे जाएंगे, एक्स प्लस 1 काटा जाएगा और ये सारे का सारा फैक्टर मेरे पास काटा जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा एक्स के प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 प्लस, ठीक है जी, मेरे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस
सी और x प्लस वन। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो ये जो मैंने अभी लिखा है ये मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ये फैक्टर इस सारे हिस्से से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये चीज को शो करने के लिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे ताकि हमें समझ आए कि ये x प्लस वन इस पूरे दोनों हिस्सों से जाके मल्टीप्लाई। जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका मतलब होता है कि सिर्फ c से मल्टीप्लाई होगा, जो नेक्स्ट हमारी कैलकुलेशन के अंदर एक मिस्टेक बन जाएगी। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन के 4 स्टेप्स कर चुके हैं। हमने अपने फैक्टर डिनोमिनेटर के नीचे लिखे, उनके कॉरस्पॉन्डिंगली वेरिएबल कोफिशिएंट्स लिखे, अपने रिजल्टेंट फ्रैक्शन को मैंने सबके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वेशन के अंदर। मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 एक आइडेंटिटी इक्वेशन आ गई। अब मुझे ये चेक करना है कि मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करूंगा, लीनियर या इक्वेटिंग द कोफिशिएंट या दोनों। तो ये दुल्ला ने मुझसे पूछा था कि हम किस जगह में चेक करेंगे। ठीक है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में भी चेक कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 में भी चेक कर सकते हो। सिर्फ हमें चेक क्या करना है, ये देखो ये मेरा एक फैक्टर है, ये मेरे पास दूसरा फैक्टर है। इसकी पावर 1 में ये लीनियर है, इसका मतलब है एक जीरो मेथड, और ये इक्वेटिंग का कोएफिशिएंट लगेगा। अब यहाँ पे एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, तो यहाँ पे भी हमें वही चीज देखनी है। तो चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 को देख के डिसाइड कर लो या चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 को देख के डिसाइड कर लो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अब जीरो मेथड इस्तेमाल करूंगा। नाउ यूजिंग जीरो मेथड फॉर दैट हमें अपने लीनियर फैक्टर को जीरो के इक्वल लेना है। तो लीनियर फैक्टर ज़ाहिर है अब वो होगा जिसमें x की पावर 1 है, तो इसमें x की पावर 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। अब ये -1 को मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। तो -1 का स्केल प्लस 1 a -1 -1 प्लस 1 प्लस b -1 प्लस c और -1 प्लस 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 a 1 प्लस 1 प्लस 1 और b माइनस b प्लस c और ये मेरे पास आ जाएगा 0। 2 आ जाएगा, a 3 आ जाएगा और ये सारे का सारा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो मैंने लिखा तो यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो मुझे 2/3 मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ने ऐसा क्यों नहीं लिखा 2 इंटू 3a। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ज़ाहिर है मैंने आपको ऊपर भी पहले भी बता चुका, जब एक वेरिएबल को और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा हम नंबर को पहले लिखते हैं। तो मैंने वो थोड़ा सा अपना टाइम सेव किया। तो अगर आप केवल लिख के फिर इस तरफ आना चाहते हो तो ये भी ठीक है। तो अभी मैंने फिर इसीलिए फिर इसको यहाँ पे नहीं लिखा था। तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। ये मेरे पास मेरा जीरो मेथड हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये आसान होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपना इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट वाला यूज करेंगे। नाउ यूजिंग इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड में हम इक्वेशन नंबर 2 से लेंगे। तो फिर इक्वेशन नंबर 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ, इसकी सिंप्लीफिकेशन अभी मैं बाद में करता हूँ। अब मैं इसे एक उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं आपस में करूंगा। मगर मैं अभी ए को कर नहीं रहा, अगर कोई बच्चा कर भी देता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक इकट्ठा जाके मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस बी एक्स के साथ में सारी की सारी ब्रैकेट लिख दूंगा, फिर प्लस सी और उसके साथ में नेक्स्ट सारी की सारी ब्रैकेट लिख दूंगा।
फिर मेरे पास आ जाएगा एक्स के प्लस वन। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ए एक्स के माइनस ए एक्स प्लस ए, इधर मेरे पास आ जाएगा प्लस बी एक्स के प्लस बी प्लस बी एक्स सी एक्स और प्लस सी। तो ये मेरे पास मेरे सिंप्लीफिकेशन होगी। यहाँ पे फिर मैं अपने कोफिशिएंट्स को क्रिएट करूंगा। तो हम हाईएस्ट पावर से जो मेरे पास होगी उससे स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। तो अब x की तो हम कैसे देखेंगे, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो ये x स्क्वायर है तो इसके साथ देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिखूंगा 1। अब इक्वल आएगा। अब इधर x स्क्वायर के साथ 2 है, पहले a लिखूंगा फिर बाद में b लिखूंगा और साथ ही मैं उसका साइन भी लिख दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो इस साइड पे कोई x नहीं है तो मैं अब इस साइड पे 0 लिखूंगा अपनी जो लेफ्ट साइड है, मगर राइट साइड पे देखो एक्स के साथ माइनस ए है तो ये देखो मैंने माइनस ए लिख दिया, यानी जो साइन है उसको भी हमने साथ लिख देना है। फिर आगे प्लस बी आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यानी कांस्टेंट वो जिसके साथ एक्स नहीं होगा। ए है और फिर मेरे पास सी है। तो ये मेरे पास तीन जो सी है वो इक्वेशन आ जाएगी। इनको मैं रोमन काउंटर से जो सा वो डिनोट कर रहा हूँ, मेरे पास 3 आ गई। अब इन तीनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए मैं अपना वैल्यू निकाल लूंगा अपनी ए बी और सी की जो रिमाइंडिंग मेरे पास रह गई है। ए की वैल्यू मेरे पास 2/3 है। अब मैंने किस इक्वेशन के अंदर पुट करना है ये आप देख लो। मकसद ये हमारा होता है कि हमें एक नया वेरिएबल का आंसर मिल जाए। अब देखो ए को मैं 1 में भी पुट कर सकता हूँ, 2 में भी, 3 में भी, मगर अगर मैं 1 में पुट करूंगा तो मुझे बी की वैल्यू मिलेगी, 3 में पुट करूंगा तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर मैं इन्हीं दोनों को यूज कर रहा हूँ। मगर अगर मैं 2 में पुट करना चाहता हूँ, देखो 2 में अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा तो बाकी बी और सी की रह जाएगी। तो इस कंडीशन के अंदर हम कंफ्यूज नहीं होना चाहते, या तो आप बी की पहले निकाल लो तो फिर ए और बी दोनों को पुट कर देना। मकसद हमारा ये है कि एंड पे एक ही वेरिएबल रह जाए जिसकी वैल्यू हमारे पास से निकल आए। तो अभी हम ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस बी। अब देखो बिल्कुल इसी तरह की कंडीशन हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो टी 2/3 को उठा के मैं इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये मेरे पास बी आ जाएगा। एलसीएम के जरिए आप सॉल्व कर लो। अगर आप लोग चाहो तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करना, ठीक है, जिसको इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 और ये मेरे पास मेरी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह सी की वैल्यू के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पुट कर दूंगा ए की वैल्यू। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस सी। तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे देखो इसके सोल्यूशन के लिए मेरे पास अगेन 1/3 ही आंसर आ जाएगा सी के लिए भी, ठीक है। तो ये मेरे पास से मेरा आंसर आ गया सी का 1/3। अभी मेरे तीनों के तीनों जो पास्ट फ्रैक्शन कोएफिशिएंट्स मैंने लिखे थे उनकी वैल्यू आ गई है। तो अब टाइम आ गया इनको वापस आंसर इनका बनाने का। तो आंसर के लिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा ए बी और सी की जगह पे। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा एक्स के प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स के माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू आई थी 2/3 तो मैंने वो लिख दी, प्लस b की वैल्यू आई 1/3 और साथ मैंने x लिख दिया, ठीक है। और फिर c की वैल्यू भी 1/3 आई।
तो मेरे पास इसके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 या अब अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर यहाँ पे स्टॉप करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाऊंगा। एक तो इस सारे हिस्से की जगह पे मैं ये चीज लिखने लगा हूं। अब आपको याद होगा इसी का फार्मूला ओपन करके हमने ये चीज लिखी थी, तो मैं अब इसको वापस लौटा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी ये वाला हिस्सा इसके बराबर आ गया। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 3 है वो कॉमनली नीचे आ जाएगा ये। अब और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 1/3x है, 1/3x है, तो 3 कॉमनली नीचे आ जाएगा। असल में यहाँ पे हम एलसीएम ही ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1x रह जाएगा जिसको मैं सिर्फ x लिख दूंगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो अगर 1/3 है प्लस 1/3 है, मैं जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देने लगा हूँ। तो ऊपर मैं जब इनका एलसीएम लूंगा 3x/3 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। तो अब ये अगर इसके नीचे एक और फ्रैक्शन है जिसके नीचे ये चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये जो 3 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर्थ फ्रैक्शन रूल के मुताबिक। तो ये मेरा प्रॉपर जो है वो आंसर है। ठीक है, तो अब इसको मैं जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा the partial fraction of x square plus 1 x cube plus 1 is equal to या इज, जो भी आप लगाना चाहो, इक्वल का भी निशान लगाना चाहो तभी ठीक है, मैंने इसका वर्ड लिख दिया, इज 2/3 प्लस 1 प्लस x प्लस 1 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो ये हमारा जो आंसर वो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बी और सी की वैल्यू कुछ इस तरह आई होती है। बी की वैल्यू आई होती है 1/3, तो मैं इसको x/3 लिख देता, सी की वैल्यू 1 नहीं होती और नीचे ये चीज होती है। अब अगर मैं 3 को इधर लेके जाऊंगा, चूंकि इसके नीचे डिवाइजर में 3 नहीं है, तो ये 3 ऊपर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो एलसीएम वहां पे हम ले रहे होते हैं। तो फिर इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और ये बाहर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे असल में क्या हुआ कि इस ऊपर वाले हिस्से में पहले हमने एलसीएम लिया, 3 कॉमन डिवाइजर बनाया, फिर हम उसको नीचे लेके आए। तो देखो जब हम एलसीएम लेंगे तो उसके नीचे 1 है, तो 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कॉमन डिवाइजर आ जाएगा 3x प्लस 3 आ जाएगा, फिर हम इसको नीचे ले आएंगे। सो ये मेरा पास हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप 4.3 एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करना, जहां पे भी आपकी प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल मैं दोबारा आपको लेक्चर दूंगा। ठीक है, अब पहले वीक के अंदर हम 2 लेक्चर ले रहे थे, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो गए हो, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लेक्चर दे दिया करूंगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मकसद हमारा ये होगा कि आपको, अगर मैं एक आधा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के लिए दे दूं। सो अभी आप इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी मैं आपके साथ हेल्प कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, 8 को मैंने कर दिया है, तो यहाँ से जो भी आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आएंगी वो आप लोग में से डिस्कस करना। खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।